बीच में एक तो इतना क्लिक बेटिंग हुआ था कि मैं तो बस 15 मिनट ही ऑफिस के ब्रेक में पढ़ती थी और मैं सिलेक्ट हो गया, जबकि पूरी बात ये थी कि उसने पूरा बोला भी था कि दिन में रात में इतनी पढ़ाई थी। थोड़ा मामला मुझे हेवी सा लग रहा है, एक सवाल आपके लिए भी है। मैं भी वो यूट्यूब पे देख रहा था, तो आजकल आप वो मोटिवेशन शेरो शायरी के पीछे पड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनके उसके बारे में? शेर शायरी बेस तैयारी कैसे की? वही मैंने देखा भी, वीडियो डाले सर, आजकल अब मोटिवेशन उससे है कि मतलब इनका प्रयास रहता है कि भाई तुम गलत डायरेक्शन में मत चले जाओ। Who should not sit in the UPSC एग्जाम? किसको नहीं बैठना चाहिए? If you don't have patience, stay out of it, please. पिछले 3 साल से रो रहे हैं कि मतलब जो ये टीचर्स हैं कि पेपर इज गेटिंग वेरी टफ, तो मेरा ये कहना है तो फिर आप अपना कंटेंट भी तो अपडेट करो ना। सुदर्शन सर ने तो अपना सब नया सब उसमें चीज़ें ऐड करी है, चाहे पोल्यूशन के एलिमेंट्स हो, मिनरल्स का पूछने का चालू किया तो अलग से उन्होंने पूरा मिनरल का मैप बुक वाला मॉड्यूल बनाया था एग्जाम के जस्ट पहले, और वो स्टेट पीसीएस में भी काम आया। हाँ, अब कुछ ऐसे टीचर हैं कि बस उनको के कंटेंट अपडेट करना नहीं है और फिर यूपीएससी पे दोषारोपण करते रहना है कि उनके चलते अन्याय हो रहा है। क्लास के अंदर ये चीज कहता हूँ कि द कंपटीशन स्टार्ट्स विथ योरसेल्फ। 3 घंटा एक जगह के ऊपर नहीं बैठ सकते हो तो स्टॉप प्रिपेयरिंग। जो मालदीव्स इश्यू चल रहा है उसकी बात कर लें। यूट्यूब पे लगभग 200 वीडियोस होंगी। अगर यूपीएससी की ही मैं बात करूं, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, मालदीव्स की हिस्ट्री, मालदीव्स की ज्योग्राफी, लक्षद्वीप के बारे में, उसमें से हो सकता है कुछ काम की भी वीडियोस हो आपके लिए, लेकिन आप लोगों की मैं राय जानना चाहूंगा सर। नमस्कार मित्रों, अनफिल्टर्ड डिस्कशंस अमॉन्ग यूपीएससी एजुकेटर्स के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। ओवर सेंसिटिव बाबू शो ने इस वीडियो को इधर ही ड्रॉप कर दे, इसमें आपके लिए कुछ है नहीं। मैं अपने साथ अपने साथी एजुकेटर्स का स्वागत करता हूं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। थैंक यू सर। मैं सुदर्शन गुर्जर अनअकैडमी पे पिछले 5 से 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के लिए बच्चे जो हैं मुझसे काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और हर दिन सीखते हैं। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप वर्ल्ड मैप्स और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी के बहुत अच्छे टॉपिक्स मुझसे हर दिन पढ़ सकते हैं। सर प्लीज़। हेलो फ्रेंड्स, वन इज प्रतीक और मैं हिस्ट्री पढ़ता भी हूँ और साथों साथ पढ़ाता भी हूँ। थोड़े बहुत मेरे इतिहास के अनुभव, जीवन के अनुभव को विषय के साथ और यूपीएससी के अंदर कैसे उसको उपयोग में किया जा सकता है, उसके द्वारा अपने क्लासेस कंडक्ट करता हूँ। हाय, माय नेम इज अनुज और मैं भी प्रतीक सर की तरह अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। Hello everyone, my name is Sarmad Mehraj. I teach polity, governance and current affairs. Thank you for watching. अभी मित्रों, मैं अपने इन सभी साथी एजुकेटर्स को अलग अलग प्रश्न पूछूंगा जो असल में कभी कभी लर्नर्स ने कमेंट सेक्शन में पूछे हो। इंडस्ट्री में जो बाकी एजुकेटर्स हैं, साथी हैं, वो मुझे पूछते हो कि आप इनको पूछना वगैरह। सबसे पहले सुदर्शन सर, आपसे शुरू करें। ये कुछ टाइम से आप अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सब फिटनेस के फोटो डाल रहे हैं, इतना वजन कम कर दिया, ये वो। मेरा मतलब मेरा तो नहीं है, दूसरे लोगों का प्रश्न है कि अब शादी हो गई तो ये सब किसको दिखाने के लिए डाल रहे हो? बात तो सर सही कर रहे हो आप, मतलब पहली बार देखते हैं तो ऐसे ही लगता है। बट इसकी जर्नी की शुरुआत भी मुझे याद है, मैं दिल्ली में सेमिनार में गया था, अनुज सर भी थे साथ में। तो उस टाइम मुझे लर्नर्स ने कहा था कि सर आप हम लोगों के लिए तो इतना ध्यान देते हैं, आप थोड़ा अपने हेल्थ पे भी फोकस करें। वो पॉइंट मुझे काफ़ी मतलब ऐसा लगा कि भाई इतना कौन सोचता है इतना, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा ध्यान दिया जाए। फिर कुछ दिन बाद मृणाल सर भी मिले तो सर ने भी कहा कि यार देखो मैं तो साइकिलिंग करता ही हूँ। व्हाट्सएप पे सर के स्क्रीनशॉट्स भी हाँ, आते थे, इतना मुझे बताते थे। तो मैंने कहा ये भी अच्छा है कि शादी के बाद भी फिटनेस सही की जा सकती है, ऐसा नहीं है। तो फिर सर मैंने शुरू किया और अब उसको स्टेटस पे बस इसलिए दिखाता हूँ कि जिन लर्नर्स ने मुझे कहा एटलीस्ट उनको मैं बता पाऊँ कि भाई मैंने आप लोगों की सुन ली है और इतने बिजी शेड्यूल में भी आप अपनी हेल्थ पे ध्यान रख सकते हैं। तो ये लर्नर्स के लिए भी बात लागू होती है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, सब चीज़ चल रही है, लेकिन थोड़ा हेल्थ आप फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये मैं आप फील कर पा रहा हूँ। सो बस यही है सर, बाकी और कुछ नहीं। बिल्कुल ज़रूरी है फिटनेस। और मित्रों, सर के वो फोटोज़ जो अभी आप स्क्रीन पे बाजू में देख भी रहे हैं, मैंने भी कई एजुकेटर्स को फॉरवर्ड कर दिए कि आप लोग भी कुछ। जी सर, इन्हें देख के मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन अब तो आ गया है और मुझे लग रहा है कि सुदर्शन सर ने जो मुहिम ये शुरू की है उसको 2024 में आगे मैं भी अब खींच के लेके जाऊंगा डेफिनेटली। सर हम तो चाहते हैं, मतलब हमने टॉपिक ना इसीलिए डलवाया कि आपकी भी हेल्थ का। नहीं डेफिनेटली अब एक चीज ये सही में अनफिल्टर्ड इसलिए ये उम्र के इस पड़ाव के ऊपर आ चुके हैं कि अब एक समझ में वो कहते थे बड़े बुजुर्ग, हेल्थ इज वेल्थ।
सर आप तो वही चीज मतलब है। मुझे हेल्दी दिख रहे हैं। आप क्या हेल्थ को कैसे एस्पेक्ट में देखते हो एज अ लर्नर के उसमें, कि लर्नर को कुछ काम कैसे काम आ सकता है? I run. I don't go to the gym, but I run, and I am focused on my diet, and which is very important for an aspirant. If you have to study 6 hours, 8 hours on a daily basis, you have to be absolutely at the peak of your health. Without which it becomes difficult for you to concentrate. It becomes difficult for you to crack the exam. So I would, through this medium, recommend and advise and urge and beseech every aspirant to take care of their health, and then everything else will be taken care of. सही बात। अब अनु सर आप ही बता दो, आप मतलब कुछ। ये तो एक जमाने में बॉडी बिल्डर हाँ, थे, ये फोटो करते डालेंगे हैं, अभी मतलब वीडियो में। ये मतलब डंबल रख देते हैं किसी के ऊपर भी। हाँ मतलब वो 2.5 किलो वाला हाथ है हाँ, इनका। एक जमाना था सर, लेकिन अभी तो जो हेल्थ को मैं देखता हूँ वो इस तरह से देखता हूँ कि जब मैं जाया करता था जिम खुद भी, तो एक बहुत अच्छा ब्रेक भी होता था। मतलब बहुत सारी चीजें जो आपने दिन भर में करी है उसको आप ब्रेन स्टॉर्म भी कर सकते थे उस पर्टिकुलर पार्ट में। तो वो बहुत अच्छा एक ब्रेक होता है जो लर्नर को लेना चाहिए, मतलब खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर और कुछ फरमाइश आपकी, हम जवाब देंगे। Just to add on this, when we look at schedules of the Constitution, initially there used to be 8, now there are 12 schedules, and the students would often ask, what is the purpose of a schedule of the Constitution? And I would tell them that if an article of the Constitution requires more explanation, you add the schedule at the end of the Constitution. Otherwise, the article would look bulky. So maybe the framers of the Constitution also thought that lean is in, and there was a time when everybody would go to gym to have bulky muscles, and now I think getting slimmer day by day is the next thought process. प्रतीक सर, आपके जो हिस्ट्री के वीडियो आते हैं और लेक्चर भी, कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया, ये ऐसा क्यों बोला, तो मतलब ऐसा क्यों, मतलब वाई आर यू मैग्नेट फॉर सच थिंग। बाकी हम लोग भी पढ़ाते हैं पर ऐसा कोई इमोशनल नहीं हो जाता हमारे लिए। सर रियलिटी मतलब आप देखिए कि हिस्ट्री के लिए कहा जाता है कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स, राइट। तो भारतीय इतिहास की बात जैसे हम लोग करेंगे तो ब्रिटिश ने इनिशियली भारतीय इतिहास को एक शेप दिया था। अब क्या हो रहा है कि धीरे 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 ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ से या जो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ से जो हिस्ट्री राइटिंग की गई थी उसमें जैसे इंडियंस के पॉइंट ऑफ से आप देखिए कि कहा जाता है कि कालिदास इज दी इंडियन शेक्सपियर। अब शेक्सपियर 17th सेंचुरी का पोएट हो चुका है 18th सेंचुरी के ट्रांजिशन में, और कालिदास कहाँ 4th सेंचुरी में। तो इट शुड बी द अदर वे राउंड ना सर। अगर हम कभी कभी अगर मैं ये कह देता हूँ कि इट शुड बी द अदर वे राउंड तो काफी लोग को ट्रिगर हो जाता है कि हम तथ्यों के साथ खेल रहे हैं। समुद्रगुप्त हुआ करता था, उसको कहते हैं V.A. स्मिथ, विंस्टन आर्थर स्मिथ करके वेस्ट ब्रिटिश ऑथर था, वो कह रहा है कि इज लाइक एन इंडियन नेपोलियन। अब नेपोलियन वाज इन 1899 से 1815 के बीच में वाटरलू में पराजय भी हुआ और नेपोलियन ने सैकड़ों लड़ाइयाँ अपनी हारी थी, पर समुद्रगुप्त नेवर लॉस्ट अ सिंगल बैटल, है ना, व्हेन ही वेंट फॉर द कॉन्क्वेस्ट। और एक तरह से उसका भी एक चार्म था इंडियन हिस्ट्री को लेके। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कभी कभी हम लोग तथ्यों को कहते हैं तो काफी लोगों को लग रहा है कि नहीं हम गलत पेश कर रहे हैं, whereas it is always about perspectives I feel sir. And जैसे जैनिज्म में हम लोग कहते हैं अनेकांतवाद, रियलिटी हैज मेनी परसेप्शंस। सत्य को हम लोग अलग अलग आयाम से देख सकते हैं, हमें किस आयाम से देखना है वो हमें डिसाइड करना है। इससे हम दोनों पर्सनालिटीज को अच्छे से अलग पढ़ सकते हैं फिर, मतलब। हाँ एग्जैक्टली, हाँ तो वो राइट एंड रॉन्ग वाली कहानी नहीं है, एब्सोल्यूट ब्लैक नहीं है। तो उसमें अलग अलग तरह से देखा जाता है पर्सनालिटीज को। भगत सिंह को कोई अलग तरह से जज करेगा, हम इंडियन हिस्ट्री के इंडियन नेशनल स्कूल ऑफ थॉट में कुछ अलग तरह से जजमेंट देंगे। तो उसको लेके कभी कभी वाद है तो वाद से विवाद भी हो जाता है। पर सर सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि वी एग्री टू डिसएग्री। और अमर्त्य सेन कहते हैं ना, वी इंडियंस आर वेरी मच आर्गुमेंटेटिव इन नेचर। तो काइंड ऑफ हमारे अंदर तो ट्रेडिशन है इस तरह से। हमारा इंटेंशन तो यही है अल्टीमेटली कि भाई आप इतिहास को समझे, बाकी ओपिनियन बनाना और उसके ऊपर से जो आगे डिबेट करना है वो तो बहुत सेकेंडरी हो जाएगा। Sarmad sir, has this happened with you when you are teaching something like Uniform Civil Code or Article 370? When people get emotional, how can you say something like this? Or I have not experienced it because I come up with the disclaimer, just like you have a disclaimer when a movie starts. All the characters in this movie are purely fictitious. So when I start, such as Article 25 or Uniform Civil Code, I tell them that whatever I'm going to say now, these are not my words, these are the words of various activists, writers, philosophers. So don't hold me accountable for them, for what I am going to say. Hold them accountable, don't lynch me.
And I think luckily we have mature audience, those who are adults preparing for this examination, and they would understand that maybe this individual has a personal belief or an ideology, but I would never want my ideology to overshadow my teaching. What is required for an aspirant, I would focus on that, keeping my ideology at the back burner. So I think that takes care of the rest. And I think over a period of time, you build connect with your students. So they trust you. That trust factor, if it is missing, then everything goes for a toss. अनुज सर, आप मध्यकालीन भारत जो पढ़ाते हैं इसमें तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ें आती है, मुगल सल्तनत, मराठा युग, कैसे हैंडल करते हैं? सर, मध्यकालीन भारत में हालांकि मुगल सल्तनत आती है या औरंगजेब की धार्मिक नीति आती है, लेकिन मध्यकालीन भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन भी आता है। तो एक तरफ जहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि कुछ संघर्ष का काल रहा, तो दूसरी तरफ ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक कॉम्पोजिट कल्चर का, एक समन्वय संस्कृति का भी काल रहा। भक्ति और सूफी आंदोलन भारत में पैरेलली चलते रहे। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी थी या अकबर की जो राजपूत पॉलिसी थी, उसमें पिलर्स राजपूत हुआ करते थे। तो आई थिंक जो सरमत सर की बात से कनेक्ट करके मैं एक बात इसमें जोड़ूंगा सर, कि उन्होंने कहा कि जो ऑडियंस होती है वो मैच्योर होती है। तो जो सीरियस एस्पिरेंट होता है उसका हमेशा फोकस होता है कि यूपीएससी के अप्रोच से वो चले, ना कि उसकी बाइट्स बना के डाल दे और किसी पर्टिकुलर चीज को एस्केलेट करने की कोशिश करे। उसका फोकस हमेशा प्रिपरेशन पे रहता है और वो समझता है कि मुझे क्या लिखना है आंसर राइटिंग में। अब ऑफकोर्स बात है सर कि जब भी कोई भी बच्चा मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में लिखेगा, तो वो तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप धार्मिक संघर्ष को उजागर करने की कोशिश कर रहे हो जहां पे नहीं है वहां पे भी। जैसे कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत में जो स्ट्रगल चला वो धर्म को लेके चला, जबकि एक अच्छा उत्तर ये हो सकता है कि विजयनगर और बहमनी के बीच में जो स्ट्रगल चला वो ज्योग्राफिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के एरियाज को लेके चला, जैसे कि तुंगभद्रा का दोआब था, जैसे कि रायचूर दोआब हो या कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो। तो आई थिंक एक यूपीएससी एस्पिरेंट को उन बातों पे ध्यान देना चाहिए सर, जो सरमत सर भी बता पाएंगे, कि जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करता हो सर, जो भारत के संवैधानिक मूल्यों को अपहोल्ड करता हो, इंडिया के कॉम्पोजिट कल्चर को अपहोल्ड करता हो। तो आई थिंक एक बार बच्चा वो समझ जाता है, जैसे जैसे वो मैच्योर होता है अपनी प्रिपरेशन में, तो फिर उस तक बात पहुंचाना काफी सरल हो जाता है। I think that's important for us educators also. We need to give students what they need, not what they want. Otherwise, they would come up with, you've taught this, but you've missed on this. Why not that? Why not this? I think we have to be absolutely honest to the aspirants that this is a platform where we discuss, teach what you need to crack the exam. सर इन मेनी टाइम्स सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं कहता हूँ कि दिस इज मतलब नॉट रिलेटेड टू द सिलेबस एज वेल। हम लोग को इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे और दिस नॉट द करेक्ट प्लेटफॉर्म टू डिस्कस दिस पार्ट एज वेल। क्योंकि नॉर्मली क्या हिस्ट्री है, पॉलिटी में ऐसे डिबेटेबल सब्जेक्ट्स तो दे आर ऑलवेज ओपन एंडेड सर। तो इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल है, वो चलती रहेगी। फिर इकोनॉमी में मेरे साथ अच्छा ये होता है कि विद्यार्थी मैच्योर होते हैं तो तकलीफ नहीं होती, वरना कुछ इश्यूज जो हैं जैसे जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, पॉवर्टी, हंगर, बट देन ऑल्सो मैं भी उनको दिखा देता हूँ कि देखिए इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं उसमें प्रो गवर्नमेंट थीम्ड क्वेश्चन ही आते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें जनरल अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, व्हाई हैव वी नॉट एबल टू हैंडल द हंगर प्रॉब्लम और पॉवर्टी क्यों कम नहीं हुई है, तो कुछ जनरल आर्ग्यूमेंट्स हमें समझने होते हैं। तो मैंने जो जाता है, अभी तक ऐसा नहीं हो कि कोई भावुक हो गया हो कि तुमने ये क्यों बोल दिया, या जो हिस्ट्री में हिस्ट्री में हो जाता है। पर कैसा है कि वो जैसे सरमत सर ने भी कहा ना कि इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द लर्नर्स एज वेल। सर मेरा तो एक ही काम है कि भाई ये सिलेबस है, ये एग्जाम पैटर्न है, इतना पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो, फिर तुम जहां लगे उतना कर लेना। एग्जैक्टली, सिलेक्शन के बाद पूरे जीवन है। इसको लेके एक चीज मैं बताऊंगा, वहीं एंड हो जाती हैं चीजें। जैसे एक शब्द यूज होता है कल्ट, भक्ति कल्ट, तो देयर वाज अ डिबेट इन द क्लास कि भाई कल्ट शब्द क्यों यूज हुआ, तो बोला दिस इज ऑफिशियली यूज्ड इन द गैजेट एज वेल एंड आल्सो इन द यूपीएससी पीवाईक्यूज एज वेल। तो आखिर में जैसे सुदर्शन सर ने कहा, वैसे मेरे को भी कंक्लूड करना पड़ा कि अगर तुम्हें ऑब्जेक्शन है, तुम इसके ऊपर डिबेट करोगे, बेटर यू गेट इनटू सर्विसेज, यू रेस जो भी आपको आवाज पहले जिसके लिए आए हो कर लो, वो तो कर दो कम से कम। व्हाट इज द पॉइंट अबाउट दिस? सर एक चीज मुझे आपसे भी पूछनी है, आप अलाउ करें तो। मीम्स तो आप मतलब
कहानी मुझे लगता है यूपीएससी की जर्नी में आज भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सर से ही शुरू हुई है। लेकिन कभी कभी आप टॉपर्स का बड़ा जिक्र कर देते हैं बीच में, और फिर मतलब मैं जानना चाहता हूँ मतलब ऐसा क्या है। नहीं, टॉपर्स में क्या, उन्होंने पूरी बात 1 घंटे अगर उन्होंने स्ट्रेटेजी बताई उसमें पूरा डिटेल में बोला होगा कि मैंने ये तैयारी करी थी, लेकिन जब यूट्यूब पे उसके शॉर्ट्स आते हैं तो वो काट के सिर्फ ऐसा बनाते हैं जो क्लिकबेट हो जाए। सपोज कोई टॉपर ये कहे कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा एनसीईआरटी पढ़ा था, पूरा ये किताबें पढ़ा था, और सेकंड अटेम्प्ट में मैं सिर्फ आंसर राइटिंग कर रहा था। नाउ देन वो ऐसा कट करके डालेंगे एज इफ मैं तो डे 1 से मेंस आंसर राइटिंग करती थी। पर वो खुल के बोलो ना भाई कि तुम सेकंड अटेम्प्ट के डे 1 से कर रहे थे, नॉट फ्रॉम योर फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर कुछ ऐसे कि मैं तो एक भी किताब नहीं पढ़ा था, 25,000 मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं और मैं सिलेक्ट हो गया, से लेके बहुत कुछ चलता है। बीच में एक तो इतना क्लिक बेटिंग हुआ था कि मैं तो बस 15 मिनट ही ऑफिस के ब्रेक में पढ़ती थी और मैं सिलेक्ट हो गया, जबकि पूरी बात ये थी कि उसने पूरा बोला भी था कि दिन में और रात में इतनी पढ़ाई थी, बट दे ओनली हाईलाइट सच थिंग्स। और सामने लोग भी ऐसे हैं, ज़्यादातर टॉपर सिंसियर होते हैं, कुछ ऐसे हैं कि पब्लिसिटी के भूख में वो अननेसेसरीली बहका रहे हैं लोगों को, तो किसी को तो आवाज़ उठानी पड़े। अब ये ऐसी बात है कि कुछ टीचर्स ऐसा भी सोचे नहीं अब वो तो सिलेक्ट हो गए, सो दे आर मतलब सेक्रेड एंड वी शुड नॉट से एनीथिंग। तो मैं ऐसा सोचता है अपनी जिम्मेदारी है तो बोलते रहना चाहिए। ये सही है सर, मतलब कई बार फिर बहुत सारे लर्नर्स अपना 6-6 महीने वेस्ट कर देते हैं, फिर उन्हें लगता है कि इम्पॉसिबल चीज़ें, मतलब फिर जैसा वो 15 मिनट का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो क्लिकबेट बना देते हैं सर लिख के 15 मिनट में कैसे करें तैयारी, और उसमें 3-4 लाख बच्चे जो है डाइवर्ट हुए। तो सही है। अच्छा सर, इसी पे मैं भी आपको जो पूछना था, कुछ टॉपर्स ऐसा बोलते हैं उन्होंने बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ी नहीं ज्योग्राफी की, कुछ बोलते हैं कि अच्छा मैंने सिर्फ 11 की पढ़ी थी और कुछ नहीं पढ़ा था, और कुछ अलग ही दिशा में जाता है, मैंने तो नक्शे नहीं देखे थे या मैंने नक्शे देखे थे। तो ये जो सब चलता है इसके बीच सही रास्ता क्या है? मतलब देखो सर, मतलब कहीं से भी पढ़ लो, पर ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको क्रिएट नहीं हुआ ना दिमाग में, आप इमेजिन नहीं कर पाए, आपको क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं। ट्रॉपिकल साइक्लोन 3 स्टेटमेंट आए हैं और साइक्लोन क्या कह रहा है वो इसको नहीं क्रिएट कर पाया, तो एक आध स्टेटमेंट गलत हो ही जाना है। तो सबसे बेसिक चीज़ है, एनसीईआरटी हम बस इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि थोड़ा आप बेसिक से पढ़ पाओ। स्पेशली इसीलिए जब मैं कोर्स डिज़ाइन करता हूँ तो मैं मना कर देता हूँ बच्चों को, तुम पहले से कुछ मत पढ़ के आओ, तुम तो सिर्फ क्लास में सुन लो मेरी बातें, फिर तुम्हें इसके बाद कोई भी पढ़ना हो, कोई भी बुक पढ़नी हो, जो भी पढ़ना हो, एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। स्पेशली मैं तो ये कहता हूँ कि 11th की एनसीईआरटी को कभी कभी पढ़ते हुए मुझे आश्चर्य होता है कि स्कूल में बच्चे क्या करते होंगे, क्योंकि उसमें बहुत डेप्थ में लिखा हुआ है, और यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी में से तो वहीं से निकाल के देते हैं। तो मेरा मानना बस ये है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। मैपिंग आपको हेल्प कर देगी उस ज्योग्राफी को बेहतर बनाने में, आईआर को समझने में, और वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने में। मुझे पता ही नहीं है यूरोप क्या है, वेस्ट एशिया क्या है, ग्लोबल सी रूट्स क्या है, मुझे मालूम ही नहीं है, और मैं फिर कहानियां सुन रहा हूँ। तो आपको सुनना नहीं है, आपको एट द एंड एग्जाम में मतलब परफॉर्म भी करना है। अभी थोड़े दिन पहले जब आपसे मेरी बात चल रही थी तो आप वो प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी बुक के बारे में बता रहे थे, तो अगर आपको ये पता नहीं है कि रशिया किस तरह से लोकेटेड है, तो आप बता रहे थे कुछ कि रशिया मतलब आज अपना सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेके बेनिफिट बना रहा है आर्कटिक ओशन में। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो मैपिंग और अंडरस्टैंडिंग ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मेरा तो सर एक मानना है बच्चों को कि आप गाइडेंस ले लो, मतलब 6-7 महीने मत खराब करो इस सब्जेक्ट में, गाइडेंस ले लो, 1-1.5 महीने में सब्जेक्ट एंड करो, आगे बढ़ो, सिंपल। और सर मैपिंग और मतलब ज्योग्राफी इज हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर द टू आइज ऑफ एनी सिविलाइजेशन। रशिया की बात कर रहे थे सर, नेपोलियन और हिटलर हारे उसके पीछे बस मेन 2 कारण था, रशिया की जो लैंड बाउंड्री थी। सर इस बार जो यूपीएससी में 1812 में हाँ वो ज्योग्राफी के ऊपर से वेदिक ज्योग्राफी कैसे एंशिएंट इंडिया के ऊपर कैसे डेवलप करती है, तो बहुत सारे इश्यूज थे, आपको हर बार ज्योग्राफी सेंट्रिक ही मिलेंगे। तो यही कहानी है ज्योग्राफी सेंट्रिक। समझोगे तो मजा आएगा इस सब्जेक्ट में, नहीं तो ये फिर बहुत। आई गेस सर पॉलिटी में भी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट और जो भी आप देखिए जोनल काउंसिल्स, और उसको भी इसी तरह से बनाया गया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फ्रेमवर्क भी डाला है, तो कुछ ना कुछ तो ज्योग्राफिकल इम्प्लीकेशंस भी उसकी रही होगी सर। Geography, language, that's how the states were reorganized. Right, हाँ. That is why we still have tussle between Maharashtra and Karnataka, regarding Belgaum and all. Belgaum and various other, Kolhapur, Sholapur. Right. Geography is an important element. Right. And that's how you understand conflicts. That's how, and as the former Prime Minister Mr. Vajpayee said, we can change our friends, but we cannot change our neighbors. That's the geography.
प्रतीक सर, आप पे आरोप ये लगता है कि हिस्ट्री का कोर्स बहुत लंबा है, 2000 स्लाइड है, 5000 स्लाइड है, परेशान करके रखा है बच्चों को। आप पे इतने आरोप क्यों लगते हैं सर? सर हम मतलब है ना कि किसी ने कहा है ना कि वहाँ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, नहीं सर, हम वहाँ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हाँ सही कह रहे हैं। आपने कत्ल तक कर दिया और चर्चा भी नहीं हुई सर। वही तो वही कहानी सर हमारे साथ है सर। बोले वो पंखे, उसी पंखे में धूल लगता है जो जलता है। हाँ बस वही वो भी स्टोरी लाइन है कि भाई दिक्कत सर ये है कि एक तो स्लाइड्स है, तो स्लाइड्स में ऑब्वियसली बुलेट पॉइंट्स होते हैं तो थोड़ी ज्यादा रहेगी 60:9 फॉर्मेटिंग के कारण। दूसरी कहानी ये है कि सर हिस्ट्री मैं वन शॉट सॉल्यूशन देता हूँ, काइंड ऑफ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 डिफरेंट एरियाज, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट। तो ऑब्वियसली अगर आप ओवरऑल वेटेज देखोगे प्रीलिम्स और मेंस उसके हिसाब से, दूसरा हिस्ट्री में से आजकल निबंध आ रहा है, आप पिछले 3-4 साल से देखोगे ऐसे में हर साल हिस्ट्री के अंदर से क्वेश्चंस आए हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वन टाइम एज अ ट्रेजेडी एंड सेकंड एज अ फार्स, ये एक आ गया। हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्री ऑफ साइंटिफिक मैन ओवर रोमांटिक मैन, पोएट्स आर द अननोन लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड, काइंड ऑफ हिस्ट्री है। क्योंकि ये कविराज जी थे जिन्होंने क्रांति कराई थी, कलम से क्रांति कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दो राह समय के धर धर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सर इमरजेंसी हो गई, यही अननोन लेजिस्लेचर्स है जिनके द्वारा ये 42nd अमेंडमेंट पीछे निकल के आया क्रिएशन के रूप में। तो कहने का बात यह है कि सर हिस्ट्री बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसके लिए मुझे कॉम्प्रिहेंसिव करवाना होता है। दूसरा, यूपीएससी बहुत अपडेट कर रहा है आज की तारीख में, हर साल नई नई चीजें ऐड कर रहा है। तो एक टीचर के रूप में सर मेरी कर्तव्य भाव, मेरी जो इंटेग्रिटी है सब्जेक्ट के प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति, यह है कि आई शुड बी अपडेटेड। तो पहले 100 पेज की हैंड आउट होगी तो ऑब्वियस है कि पिछले साल या 5 साल के अंदर जो बहुत ही आउट ऑफ द फोकस एरिया है उसको भी मुझे कवर करना पड़ रहा है। तो ट्रेडिशनल प्लस न्यू एडेड मटेरियल अपडेट करना पड़ता है। उसके लिए फिर ऑब्वियसली मटेरियल थोड़ा बल्की होता है, पर एक बार आपने क्लास अटेंड कर दी है तो आपको 100% ग्रास्प हो जाएगा। और यही शायद तक हमारे प्लस कोर्सेज की यूएसपी है कि पिछले 3-4 साल से हिस्ट्री में से ऑलमोस्ट 80 to 90% स्ट्राइक रेट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ से कवरेज हम दे रहे हैं सर अनअकैडमिक के ऊपर। स्पेशली जब ये पेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो पहले से ज़्यादा ही पढ़ना पड़े, तो मतलब वो लोग क्या चाहते हैं, आप फीस भी दे दो उस टीचर को और वो आपको पढ़ाए भी नहीं, ये तो ऐसी बात हुई। तो ऑब्वियसली मटेरियल तो बल्कि होना ही है। कंटिन्यूएशन ऑफ दैट सरमद सर, पॉलिटी टीचर्स पे भी ये लगता है इल्ज़ाम कि लक्ष्मीकांत इज इनफ, ये तो आप लोगों को अपने कोर्स बेस्ड, सो यू आर सेइंग नो मोर थिंग्स आर रिक्वायर्ड। I don't think teachers now say Lakshmikant is enough. There are certain people. At least I don't say it. I tell my students that Lakshmikant is relevant for prelims, but for mains you will have to look at Lakshmikant plus newspaper. Because let me give you an example. What are the provisions of anti-defection law? Would be covered in Lakshmikant. But is this law good, bad, ugly? What are the reforms required? What are the current challenges in this law? What is the Supreme Court ruling on this law? That is something that you can't find in Lakshmikant. For that, you will have to rely on newspapers. So Lakshmikant for facts plus newspapers for the contemporary value addition. That's what it takes to clear this examination. So don't blame it on me. I have never said this. I will never say this unless and until it is true. So if tomorrow it becomes the truth, then I will have to accept it. ये सर मेरा तो मतलब पता नहीं ये कैसा अनुभव रहा है कि यूपीएससी में कुछ भी इनफ नहीं है। आप अनुभव तो वो उस दिन अपना होता है ना प्रीलिम्स डिस्कशन के दिन। हाँ, उस दिन भी समझ में आ गया था कि भाई कुछ भी इनफ नहीं है, कहीं से भी रैंडम बॉम्बिंग क्वेश्चन था। No, then you we have to be also honest to the learners. You should ignore those areas. वो 20% एरियाज ऐसे आते हैं जो कहीं से there will भी always be 20% or 10-15 questions for which you have no idea on. out of the box And you should not reorient now your preparation keeping towards those that 20 questions. aspects in बेसिकली mind. सर बच्चा क्या करता है कि जैसे प्रतीक सर की बात पे मैं एक बात ऐड करूंगा कि अब जैसे हैंडआउट की जो बात चल रही थी, तो अभी हो भी ऐसा रहा है कि जैसे 2016 में यूपीएससी ने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से क्वेश्चन पूछा जो कि सत्य शोधक समाज के बारे में था, और लर्नर को इजीली पता होता है वो कि एक एंटी कास्ट मूवमेंट था महाराष्ट्र में। अब 2020 में टॉपिक वही है, लेकिन पूछा जा रहा है रखमाबाई केस, सखाराम गणेश देव उसको, हाँ, who was that personality? हाँ, गोवा। तो अब इस प्रकार के प्रश्न आने लगे कि आपको स्टैंडर्ड किताबों में एनसीईआरटी में उसका जिक्र नहीं मिलेगा, तो फिर आपको थोड़ा सा
लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से गेम अप करके उसको वो कवरेज देना पड़ेगी। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई टीचर अगर अपने नोट्स में इंक्लूड करने की उस बात को कोशिश कर रहा है तो आपको 17 किताबें और रेफर नहीं करना पड़ रही। दूसरी बात सर, कहीं ना कहीं सरमद सर की बात पे भी मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। काफी बार ऐसा देखा जाता है सर कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया तो फोमो ड्रिवन प्रिपरेशन होने लगती है लर्नर की कि ओ ये तो इस किताब में से आया है तो मेरी रेस्ट ऑफ द प्रिपरेशन भी इस किताब के हिसाब से होना चाहिए, तो मैंने जो अल्दी किताब पढ़ ली है वो मेरे लिए अब इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही है। तो एक दो क्वेश्चंस के हिसाब से फोमो ड्रिवन प्रिपरेशन के चलते अपने कोर सोर्सेज को भी नहीं बदलना चाहिए। एडिशन में बच्चे बुक चेंज कर देंगे। सर थोड़ा मामला मुझे हैवी सा लग रहा है, एक सवाल आपके लिए भी है। मैं भी वो यूट्यूब पे देख रहा था तो आजकल आप वो मोटिवेशन शेरो शायरी के पीछे पड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनके उसके बारे में? शेर शायरी बेस तैयारी कैसे की? वही मैंने देखा भी, वीडियो डाले सर, आजकल अब मोटिवेशन उस पे है कि मतलब इनका प्रयास रहता है कि भाई तुम गलत डायरेक्शन में मत चले जाओ। हिंदी मीडियम की सर आपकी अनुभव मेरे से ज़्यादा है। मैं गुजराती विद्यार्थियों की बात करूं, जो पढ़ना लिखना है उसकी जगह ये शेरो शायरी टाइप के जो मोटिवेशन में वो लग जाते हैं, जो कोर चीज़ है उसमें रह जाते हैं। अब जब एक पर्टिकुलर एज होती है आपकी, जब आपको कोई टीचर या कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर वो आपको इतना भा जाता है, यू बिकम अ फैन बॉय, और उसमें आप असल में जो तैयारी करनी है वो छूट जाती है। इसलिए ये मोटिवेशन और शेरो शायरी ने जो हार्डकोर तैयारी करवा रहे हैं उनसे आप पढ़िए, दैट इज़ फॉर योर ओन बेटरमेंट। अब जैसे सुदर्शन सर की पूरी एक सीरीज चले शून्य से शिखर तक, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, अलग से सब वाइल्ड लाइफ पार्क्स एंड सेंचुरीज, और आगे भी एनिमल बिहेवियर और जो नए किस्म के फ्लोरा फोना के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हार्डकोर सब सेशन चलते हैं यूट्यूब पे, स्पेशल क्लास पे, प्लस क्लास पे, तो वो देखे। और नहीं मतलब ऑफकोर्स जो समझदार बच्चे हैं वो तो देखते ही हैं, पर मेरा ये मानना है हिंदी मीडियम में कुछ भावनाओं में बह जाते हैं। और फिर उसमें सर एक हिंदी मीडियम में लर्नर जैसे स्टार्ट करता है ना, तो पहले तो सर ये आता है कि इंग्लिश मीडियम के पास कंटेंट अच्छा है, उनके पास तो द हिंदू न्यूज़पेपर है, उनके पास तो ये है, तो हम क्या करें। हाँ, तो मैं हमेशा मानता हूँ कि अब वो टाइम गया, वो आज तो आपको बस सर्च करना है, इतना बढ़िया ट्रांसलेटर्स अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी का थोड़ा यूज करके आप चीज़ों मतलब आप अपने रास्ते खुद ही बंद कर देते हैं कई बार। तो मेरे हिसाब से अब जैसे मैं कई बार मैं बाइलिंगुअल इसीलिए ही पढ़ा रहा होता हूँ ज़्यादातर, कि एटलीस्ट जो ऐसे लर्नर्स परेशान हो रहे हैं कि भाई मेरा क्या होगा, आप एक बार क्लास में आओ तो देखो, तो आप देखोगे कि आप कहीं ना कहीं फिर इंग्लिश मीडियम के बीट कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मतलब मीडियम अब वो बैरियर वैसा नहीं रहा कि अब जो पहले इन्फॉर्मेशन की समस्याएं थी अब आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। Then why is the success rate so poor amongst the Hindi aspirants? सर उसका कारण बस एक गाइडेंस को लेकर ही है। यदि सही दिशा सही ढंग से, अभी जैसे सर बता रहे थे कि आधे से ज़्यादा टाइम, कई बार मैंने लर्नर्स के बीच में भी देखा है कि मोटिवेशन यदि आपके सामने मैंने रखा तो कई बार बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो सारे के सारे उसी पर आ जाते हैं, या सारे कुछ स्पेशली कुछ पर्टिकुलर मीडियम में भी देखोगे तो कुछ ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं, और जिनने ज़्यादा मोटिवेशन में अपना टाइम वेस्ट किया है। और आजकल आपको ज़्यादातर मोटिवेशन इंग्लिश से ज़्यादा आपको हिंदी में मिलता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो आधे से ज़्यादा टाइम वहीं चला जाता है। हाँ, आधे से ज़्यादा वहीं टाइम वेस्ट हो जाता है। अब मतलब एक बार शॉर्ट्स खोली तो आधे घंटे शॉर्ट्स, और उसमें ज़्यादा हिंदी में मिल रहा है मुझे मोटिवेशन, तो मैं हिंदी मतलब मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया। So students are not at fault. It's the बिल्कुल teachers. नहीं है, बच्चों की कोई गलती नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ गाइडेंस, और वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कहाँ जाना चाहिए। यदि वो सही जगह पे आ जाए, सही समय पे आ जाए, अब 2-3 साल वैसे वेस्ट कर लेते हैं हम लोग, और फिर बाद में पता लगता है अच्छा ये भी पढ़ लेते तो अच्छा हो जाता। तो मेन चीज़ है टाइम पे पहुंच जाना गाइडेंस तक, और सही तरीके से पढ़ लेना आपकी प्रिपरेशन, क्योंकि रैंक होल्डर्स अंडर 100 तो आपको हिंदी मीडियम के भी मिलेंगे, वो भी तो पढ़े ही हैं कहीं से। तो वही चीज़ है मेरे हिसाब से। हिंदी मीडियम के कम सक्सेस रेट के लिए बच्चों से ज़्यादा बच्चों के टीचर जिम्मेदार हैं। पिछले 3 साल से रो रहे हैं कि मतलब जो ये टीचर्स हैं कि पेपर इज़ गेटिंग वेरी टफ। तो मेरा ये कहना है तो फिर आप अपना कंटेंट भी तो अपडेट करो ना। सुदर्शन सर ने तो अपना सब नया सब उसमें चीज़ें ऐड करी है, चाहे पोल्यूशन के एलिमेंट्स हो, मिनरल्स का पूछने का चालू किया तो अलग से उन्होंने पूरा मिनरल का मैप बुक वाला मॉड्यूल बनाया था एग्जाम के जस्ट पहले, और वो स्टेट पीसीएस में भी काम आया। हाँ, अब कुछ ऐसे टीचर हैं कि बस उनको के कंटेंट अपडेट करना नहीं है और फिर यूपीएससी पे दोषारोपण करते रहना है कि उनके चलते अन्याय हो रहा है। पर्सनली आई फील कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेयर तो कुछ है ही नहीं, आपको मेहनत करके ऊपर चलना है। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। हु शुड नॉट सिट इन द यूपीएससी एग्जाम, किसको नहीं बैठना चाहिए?
If you don't have patience, stay out of it, please. This यही a- जवाब भी है सर हिंदी मीडियम वालों के लिए। एग्जैक्टली सर, मैं कई बार घबरा जाता क्लास के अंदर ये चीज कहता हूँ कि द कंपटीशन स्टार्ट्स विथ योरसेल्फ। 3 घंटा एक जगह के ऊपर नहीं बैठ सकते हो तो स्टॉप प्रिपेयरिंग दिस। Yeah, मेंस and एग्जामिनेशन I लिखोगे believe there are two kinds of aspirants. Right. Those who quit, those who stay. यस If you quit, you can't clear the exam. Yeah. If you stay, you will. If not this year, next year. नेक्स्ट ईयर। और वही है ना कि यू एक अच्छा प्लेस पहुंच जाता है। यू शूट एट द मून एंड कहीं यू भी। समवेयर लैंड अप एट द स्टार्स। तो कहीं भी। अल्टीमेटली सर्विसेज में आपका सिलेक्शन तो होता ही है। वो 1000 का स्टेट लिस्ट जब में निकलेगा, मतलब अच्छा करके फिर हाँ, पहुंचे। अच्छी सर्विसेज में होता ही है सर, है ना। और अनुज सर, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फील्ड में रहे हैं, तो कौन सा कोचिंग माध्यम बेहतर है, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? सर सबके अपने अपने यूएसपीज हैं, ऑफलाइन की भी अपनी अपनी कुछ अच्छी बातें हैं, ऑनलाइन की भी अपनी अपनी अच्छी बातें हैं, लेकिन जो मेरा पिछला समय में झुकाव रहा है वो ऑनलाइन में भी काफ़ी रहा है सर। उसका रीज़न है कि बच्चों को थोड़ी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं कि बार बार एक ही चीज़ को अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है तो वो कवर कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चे में एक रहता है कि वो क्लास के सामने पूरा डाउट नहीं पूछ पाता है, जबकि अनअकैडमी में जितनी भी आप क्लासेस अटेंड करते हो आप तो सर खुद ही 300 जो पेजेस होते हैं उनका डाउट फॉर्म्स के रूप में आप सॉल्व करते हैं। तो एज ए टीचर मुझे ऐसा लगता है और लर्नर के तौर पे भी मुझे ऐसा लगता है सर, मतलब मैंने भी जितना भी पढ़ाई की उसमें ऑनलाइन का काफ़ी हद तक ज़्यादा योगदान रहा है। तो अगर आप में इंटेंट है तो आप कर सकते हो ऑनलाइन में भी अच्छे से प्रिपरेशन को। सर पोलिंग फीचर कितना यूनिक है, मतलब हाँ, मैं हाँ। बच्चों को पूरी दुनिया याद करवा देता हूँ सिर्फ पोलिंग से। Polling एक दिन के में 100 150 पोल्स करा के। और विजुअलाइजेशन बेटर हो जाता है और वो सर। डाउट वाली जो बात है ना सर, लिटरली मैंने देखा है कि ऑफलाइन में आप 300-400 बच्चों के बीच में बैठे हो, आधी तो हिम्मत नहीं होती। सर हमने कितनी बार एक लर्नर होने के तौर पे पूछा है, नहीं होती हिम्मत कि भाई हमने कैसे नहीं पूछा है कोई ना। साइड वाला क्या सोचेगा, मैं कहाँ से आया हूँ, पता नहीं मेरा उस लेवल का क्वेश्चन है कि नहीं। और यहाँ बच्चा फ्री होके कमेंट में क्वेश्चन कर रहा है अपना। नहीं तो चलो हम नहीं दे पा रहे जवाब, तो डाउट फॉर्म बना दिया अपन ने कि अब तो तुम फ्री होके रात को 10 बजे 11 बजे जब लिखना हो लिख दो। तो मेरे हिसाब से जो लर्नर फ्रीली पढ़ना चाहता है उसके लिए और सर एक इसमें छोटी सी बात मैं ऐड करूंगा, जब कोविड का दौर था 2021 की अगर आप बात कर लें तो उस समय तो पूरा ऑफलाइन एक तरीके से मौजूद नहीं था। तब तो तो जितने भी बच्चे select भी हुए UPSC में हैं। निकले तो वो माने चाहे ना माने, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से उनका कहीं ना कहीं पढ़े होंगे वो, तभी तो वो निकल पाए ना। तो इंटेंट है तो सब कुछ पॉसिबल है सर। सर इंटेंट ऑफलाइन में भी यही मांगता है ना, द मोमेंट यू विल गो टू ऑफलाइन वे ऑफ लर्निंग एज वेल, पर आपका इंटेंशन नहीं, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है आपके अंदर, सरमत सर ने कहा जैसे पेशेंस नहीं है, तो अल्टीमेटली आप बैठ ही नहीं पाओगे 3 घंटे 4 घंटे की क्लास में या लंबे क्लासेस के पॉइंट ऑफ से। सो चाय भी तो पीना होता है बीच में जाके। चाय बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, चाय में खड़े हो गए वहां पी रहे हैं, मतलब बहुत टाइम। हाँ, मतलब वो चाय पे चर्चा हो जाती है, यहाँ तो नहीं है सर, कम से कम नेशन बिल्डिंग की चर्चा हो जाती है कभी कभी पढ़ाई करते समय। सर मेरा एक आप सभी लोगों से प्रश्न है कि जैसे कहा जाता है कट द क्लटर कि इतना सारा कंटेंट आजकल प्रोड्यूस होता है। एक समय ऐसा था कि बिल्कुल ही कुछ भी नहीं होता था, आज से 10 साल पहले की बात करें, आज फ्लडेड है एकदम कंटेंट। तो बहुत जरूरी है कि कट द क्लटर करें, मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़े। अब रिसेंटली सर जो मालदीव्स इश्यू चल रहा है उसकी बात कर लें, यूट्यूब पे लगभग 200 वीडियोस होंगी। अगर यूपीएससी की ही मैं बात करूं, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, मालदीव्स की हिस्ट्री, मालदीव्स की ज्योग्राफी, लक्षद्वीप के बारे में, उसमें से हो सकता है कुछ काम की भी वीडियोस हो आपके लिए। लेकिन आप लोगों की मैं राय जानना चाहूंगा सर, फ्रॉम अ ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू सर, फ्रॉम अ इंडिया के रिलेशन विद अदर कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको क्या लगता है कि इसमें क्या बस बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए और आपको इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि आप 10-10, 15-15, 20-20 वीडियो से एक ही इशू के बारे में देख रहे हैं? इसमें सर क्योंकि अनफिल्टर्ड डिस्कशन है तो मैं सीधा अनफिल्टर्ड ही बोल दूं। मित्रों, यूट्यूब के अंदर तकलीफ क्या है कि आइदर दे वांट टू डू फॉर पेज व्यूज या एड रेवेन्यू। तो स्ट्रक्चरली पढ़ना है तो आप कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर्ड वे से वो निपटा देंगे कि कितना जानने लायक है। सो देयर विल बी एन एग्जॉस्टिव एग्जाम ओरिएंटेड कवरेज। चाहे ये मालदीव्स का इशू अच्छा ज्योग्राफी के हिसाब से इतना था, इकोनॉमी के हिसाब से इतना था और इंटरनेशनल रिलेशन में इतना इसका हिसाब बनता है और वो मैटर खत्म हो गया। फिर अब 10 दिन तक चले तो 10 दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इफ़ देयर इज G20 समिट तो वो जितनी चले, होने से पहले जब हो रहा है और होने के बाद कितने सारे कॉलम आए, पर एक बार कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आप देख लो, इट विल सेव योर टाइम एंड एफर्ट्स। तो
यही एक सही तरीका मुझे तो लगता है कि इन इन्फॉर्मेशन क्लटर से आपको बचना, एक अच्छा सा कोर्स ज्वाइन करके निपटा देना चाहिए सबको। और दूसरा सर मेरा ये मानना है, मतलब ट्रस्ट द मेंटर, मतलब आप जहाँ जिसके साथ पढ़ रहे हो। जैसे मैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से मॉलडीव्स में 2 लाइन में कंक्लूड करता हूँ। इंपीरियल चोलास करके एक डायनेस्टी थी, 10th सेंचुरी से लेकर 12th और 13th सेंचुरी तक पीक के ऊपर थे। 11th सेंचुरी में 1000 के बाद के पीरियड में राजा राजावन और राजेंद्र both had a great significant navies, captured Bay of Bengal. Rajendra captured Maldives for almost 30 years. That's it. इतनी ही जरूरी है। मतलब वो ही मैं बोल रहा हूँ सर कि बैकवर्ड लिंकेजेस कितना आपको time चाहिए, इसमें जो देना करंट है अफेयर्स actually। के ऊपर की जो भी टॉपिक है उसके ऊपर यूपीएससी सवाल पूछा है। 64 योगिनी टेम्पल पूछ दिया 64 योगिनी 2 साल पार्लियामेंट पहले में। की पार्लियामेंट के साथ है। सोमनाथ टेम्पल की हिस्ट्री पूछ दी कि पीएम ने सर्किट हाउस का इनॉग्रेशन किया। तीसरा यहाँ पे क्या आएगा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से कि विच किंग और विच डायनेस्टी हैड कैप्चर्ड और हैड कंसोलिडेटेड द बेस ओवर मालदीव्स, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, मालदीव्स को हिस्ट्री में किसने इतिहास में लिखा है एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री? तो फाहियान। ही केम टू इंडिया इन द 6th सेंचुरी, समवेयर इन द। पर सर अनुज सर एक बात नहीं कि सर ने जितने क्वेश्चन है ऐसा कंटेंट नहीं मिल रहा है वो ही मतलब यूट्यूब पे जो मिल रहा है ना वो नहीं आएगा यूपीएससी। जैसे 100 वीडियोस बना दी ये आएगा तो वो तो उसमें से वो डायरेक्ट नहीं पूछे, इनडायरेक्ट लिंकेजेस हैं, वो आपको सब्जेक्ट के थ्रू इनमें से कौन से ऑथर ने इंडियन हिस्ट्री में या भारत में आके, चाइना से आके मालदीव्स के बारे में, इंडिया मालदीव्स ट्रेड के बारे में बताया? इट वाज फाहियान हु सेड कि कॉडीज जो बेसिकली व्यापार में यूज होती थी कॉइंस की। अब ऐसी चीजें थोड़ी मिलेगी, वो कहानी सुन रहा है, But मान लो that's it. लड़ाइयां सुन रहा है बच्चा। For example, in modern history, हाँ. should you read Rajiv Ahir, Right. Bipin Chandra, Right. Sumit Sarkar? There are multiple books. Yeah. Stick to one. Similarly, if there is YouTube or online is flooded with information, stick to one, and you'll be able to come और to इसमें यदि सिलेबस और एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का आपको एनालिसिस आता है तो आप पकड़ भी लोगे कि मेरे लिए क्या काम का है क्या नहीं। बैकवर्ड लिंकेजेस है ना। Simple. द सेम अप्लाइज टू आईआर एज वेल ना सर। जहां तक इंटरनेशनल रिलेशन से, इंडो मालदीव रिलेशन में पीएचडी थोड़ी करनी है, ऑपरेशन कैक्टस पता होना चाहिए आपको 1988। मतलब अपना जहाँ- सर सिलेबस जो है उसके शर्मा सर सेंट्रिक भी काम जो करना बोल है। रहे थे, वो पीवाईक्यूज जो हैं, जो होली बुक्स हैं यूपीएससी के हार्डकोर रिसोर्सेज, आप इसको प्लीज फॉलो करिए। और मैं तो यही कहूंगा कि अपने सिलेबस आपका वैसे ही बहुत बड़ा है, उसको और बड़ा मत बनाइए। मतलब बहुत लर्नर खुद ही बड़ा बना लेता है कभी कभी अपने सिलेबस को कि ये भी इसके एम्बिट में है, ये भी इसके एम्बिट में है, ये वीडियो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सर आप बोलते भी हैं हमेशा अपनी आइकॉनिक उसमें सर की जेम्स बॉन्ड टाइप कंटेंट जो है वो लर्नर कंज्यूम करता चलता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है, लेकिन सिलेबस अननेसेसरली बढ़ता चलता है। लास्ट में आप सभी से मैं एक एक करके पूछना चाहूंगा कि आपके पार्टिंग वर्ड्स या क्या मैसेज है एस्पायरेंट्स के लिए? सर मतलब इतने सालों में मैंने एक चीज़ जो देखी है, लर्नर सब्जेक्ट्स जैसे मान लो पॉलिटी से प्रिपरेशन शुरू की, जोश जोश में 15 दिन पॉलिटी पढ़ा, छोड़ दिया, फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर दिया, फिर कोई दूसरा। तो मेरा बस मानना ये है कि कोई भी सब्जेक्ट आप शुरू करो तो प्रॉपर उसको कंप्लीट करना, क्योंकि आप छोड़ोगे आधे में, जब भी शुरू करोगे वापस शुरू करना पड़ता है। बहुत सारे लर्नर्स इस चीज़ से परेशान रहे हैं। तो मैं एक तो ये कहूँगा कि आप सब्जेक्ट पहले पूरा कर लो। देखो यार, रिवीजन आज भी हम चर्चा कर रहे थे, आप रिवीजन नहीं करोगे तो कोई और करेगा, तुम नहीं करोगे, तुम्हारा नहीं होगा तो कोई और तो ले ही जाएगा। ये टाइम वापस नहीं आएगा, आप रिवाइज करो। एक थोड़ी सी बस प्रोसेस है, रिवाइज, एमसीक्यूज प्रैक्टिस, थोड़े आंसर राइटिंग, आसपास क्या चल रहा है उसको ऑब्जर्व करो। बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है, ओवर शेड्यूलिंग, ये करना, शेड्यूल बनाने में 2 घंटे जा रहे हैं, ये सब बंद करो मेरे हिसाब से। सिंपल रखो चीज़ों को, और बाकी सब फिर हम लोग हैं, सब लोग करेंगे प्रयास। सर एक ही लाइन में कंक्लूड करना चाहूँगा, मैं यही कहूँगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी, ये 1 या 2 साल आपको मिलेंगे भविष्य में। व्हेन यू विल बी इन योर 50s और 40s या 60s, यू शुड नॉट रिग्रेट दिस पीरियड, है ना। इतना याद रखना कि आप सिलेक्ट हो या ना हो, आप अपनी मेहनत, अपना कर्तव्य, अपना कर्म इस दौर के अंदर आपको करना है और उसी के साथ आपको लगे रहना है। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, आपके जीवन में भी आ रहे हैं, हमारे जीवन में भी यही है, इसी अड़चने हम भी फेस करते हैं। हमारा कर्म ये है कि हम पढ़ाते हैं, हम एक शिक्षक धर्म पूरा कर रहे हैं। आवर ड्यूटी इज टू टीच। आपको अपना विद्यार्थी धर्म कंप्लीट करना है। यू शुड कीप एंड कंटिन्यू योर लर्निंग प्रोसेस फॉर नेक्स्ट 1 or 2 years टिल द टाइम यू आर सीरियस फॉर यूपीएससी। डोंट चीट फॉर दिस एटलीस्ट एग्जामिनेशन एंड बी 100% कमिटेड। सर मेरा ये कहना है कि यूपीएससी का सिलेबस अपने आप में इतना अच्छा सिलेबस है, इतना इंटरेस्टिंग सिलेबस है। आप अपनी ज्योग्राफी के बारे में जान पाते हो, अपनी हिस्ट्री के बारे में जान पाते हो, पॉलिटी के बारे में जान पाते हो, और वो सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो सिलेबस इतना अच्छा है, इसमें अगर मैं
थोड़े बहुत प्रश्नों को जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं उनको थोड़ी देर के लिए अगर मैं उनको डिस्कार्ड करूं तो उसके अलावा सारा सर कॉन्सेप्चुअल है। इतनी इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता लग रही हैं सारी चीजों के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाई डिड कांग्रेस एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया? 1857 रिवोल्ट में अब एक नया एंगल आ चुका है कि क्या 1857 रिवोल्ट जो था उसमें क्लास स्ट्रगल था, क्योंकि हर क्लास अपने अपने हित के लिए लड़ रहा था। तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल हैं। तो ये यूपीएससी की प्रिपरेशन इतनी अच्छी है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इतने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट हैं कि एक बार आपको जरूर इनको पढ़ना चाहिए, एक बार आपको ये प्रिपरेशन जरूर करना चाहिए। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब आप वो प्रिपरेशन को कर रहे हो, तो समझने की कोशिश सही करो। जगह से और सही ढंग से, वो भी ट्रू। ये भी जरूरी। सहमत सर। Don't quit. Limit your sources. Read one book per subject rather than reading 10 books on the same subject. Be confident. This is something that anybody can crack. But there is a thin line between confidence and overconfidence. Just don't cross that line. Sky is the limit. मेरी तरफ से मित्रों मैसेज ये है कि आप अपनी हीन भावना से बाहर आइए। कम आउट ऑफ योर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं तो छोटी कॉलेज से हूँ, मैं तो ये मीडियम से हूँ, मेरे हॉबीज़ नहीं है, XYZ, मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, मेरी रॉयल एंट्री की पर्सनालिटी नहीं है। ये जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो सिलेक्ट होने के बाद अपने आप वो पर्सनालिटी बन जाती है, क्योंकि आपको फाइनेंशियल और करियर वाइज स्टेबिलिटी मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस बनता है। बाकी उनके भी आप पुराने फोटो देखो तो वो भी ऐसा सूखी लकड़ी जैसा ही लगे आपको। तो वी आउट ऑफ ऑल दिस नेगेटिव फीलिंग्स। बाकी अनअकैडमी आपकी हेल्प करने के लिए हर स्टेज पे है। कुछ ही समय में हमारा UCSC अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट आ रहा है। ये टेस्ट आप दें, उसके अंदर अच्छे स्कोर आएंगे, आपको बहुत सारे अलग अलग इनाम और स्कॉलरशिप हैं। टेस्ट अच्छा नहीं भी आए, स्कोर अच्छा नहीं भी आए, तो भी अनअकैडमी के मेंटर्स आपको गाइड करेंगे कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। और एक तरह से ये सारे अच्छे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि भी मई महीने में जो प्रीलिम्स होने वाली है उसके लिए मेरी तैयारी बराबर दिशा में है, या मुझे क्या पॉलिश मारना है, या फिर मैं अटेम्प्ट छोड़ के मैं 2025 की तैयारी करूँ। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। लेट्स क्रैक इट।